तो फिर मैं जो है ना इसके बारे में सोच रहा था। एफ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ, और जो एफ है वो जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के साथ। अब जो है ना अगर दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फिर ये दोनों जो है ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फिर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड ये जो टाइम्स ए। ठीक, इतना ठीक है? ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनल है अरे मैं बोल नहीं पा रहा। अब प्रोपोर्शनल है, अरे छोड़ो, जो पी से शुरू होने वाला वर्ड है ना वो है, अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी, मैं बोल नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, जो ये पी से शुरू होने वाला वर्ड है ना, इसको अगर जो ये भी एक रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है एंड वो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का। तो फिर इसको जो है ना अगर मुझे इक्वेशन में बदलना होगा तो फिर मुझे एक कांस्टेंट चाहिए होगा, एंड जो कांस्टेंट है उसको मैं जो है ना के से डिनोट करूँगा, कैपिटल के, एंड जो एम ए है वो तो अपना रहेगा। ठीक है, इतना ठीक। तो फिर ये के है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये के होता भी है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को एफ इक्वल टू एम ए यही फॉर्मूला याद होता है एंड ये सही भी है। ठीक है, लेकिन ये के ये जाता का है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जाता कहीं भी नहीं है, ये जो है ना एक भूत है एंड ये हमेशा यहीं पे ही रहता है, बस ये इंटरेक्ट नहीं करता। मैं आपको अभी बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से जो है ना अगर आपको जो है ना इक्वेशन में आना है तो फिर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होगी। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को जो है ना आपको फाइंड करने के लिए इन तीनों की वैल्यू चाहिए होगी। तो फिर मैं जो है ना कोई भी एक वैल्यू डाल के देख देता हूँ। फॉर एग्जांपल एम की वैल्यू को मैं रखूँगा, के को रहने दो, एम की वैल्यू को मैं रखूँगा 1 kg, इतना ठीक। ई की वैल्यू इसको जो है ना मैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखूँगा, एंड जो एफ़ की वैल्यू इसको मैं रखूँगा 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो सारे चीज़ है ना ये सब जो है ना 1 में है। तो फिर की वैल्यू को अगर मुझे फाइंड करना होगा तो फिर मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, के इक्वल्स एन, ये जो 1 है मैं लिख तो सकता हूँ लेकिन मेरे पास जो है ना पेन का, ये जो पेन का इसका इंक ख़त्म हो जाएगा, इंक को सेव करने के लिए मैं नहीं लिखूँगा। एन ये दोनों, इसको ना मैंने उस साइड लाया और इसको जो है ना मैंने ऊपर लाया, तो फिर ये न्यूमरेटर बन गया। तो फिर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप जो है ना इसमें जो है ना अपनी न्यूटन की और इसकी वैल्यू पुट करोगे जो कि यहाँ पे है 1 1, तो फिर 1 सभी चीज़ जो है ना बस 1 ही है। तो मैं जो है ना ऐसे करके लिख सकता, एंड ये जो के है इसकी वैल्यू कुछ 1 आ जाएगी। तो फिर के की वैल्यू होती है 1, एंड जो हमारे इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाती है, एफ इक्वल्स के एम ए। के की वैल्यू जो है ना 1 है, तो फिर एम ए, एंड 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो फिर इस 1 को जो है ना हम घोस्ट नंबर कहते हैं। एंड ये जो है ना कोई ओरिजिनल, ये जो है ना मेरा पर्सनल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 एक घोष्टी नंबर है, एंड जो घोष्टी प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई होता है। फिर छोड़ो, वो किसी और वीडियो में बनाऊंगा। तो फिर इसी वजह से जो है ना हमारा फॉर्मूला एफ इक्वल्स 1 एम ए आ जाता है, एंड 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं 1 को जो है ना सीधा यहाँ से बस ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, 1 को आप भूल भी सकते हो, एंड आप जो है ना कुछ ऐसे एफ इक्वल टू एम ए ऐसे लिख सकते हो। एंड ये आपका है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जिसको न्यूटन ने बनाया था। एंड हाँ, न्यूटन की बात कर ही रहे हैं तो फिर हम ग्रेविटी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, फोर्स इक्वल्स जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसमें जो है ना ये जो फोर्स है ये है अट्रैक्शन फोर्स, एंड ये जो कांस्टेंट है ये इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेकंड्स में। एंड ये जो है दोनों मासेस है, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड ये जो है ना डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, जो कि आर है यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन देम है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ओके, तो फिर जो है ना न्यूटन को ये फॉर्मूला पता है कैसे मिला था। उसने देखा
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो फिर उसका जो ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा है। फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट्स का, ठीक है, m1 m2। उसने कुछ ऐसे सोचा होगा, धरती का मास है बहुत ज़्यादा, अर्थ का मास है बहुत ज़्यादा, जो उसका जो ग्रेविटेशनल का पुल है वो भी है बहुत ज़्यादा, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके शायद मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही सोचा होगा उसने। एंड उसने देखा कि जो फोर्स है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब है अगर जो है ना सन से आप जो है ना जितना ज़्यादा दूर जाते जाओगे, जितना ज़्यादा दूर जाते हो जाओगे, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये इतना बड़ा सन है, ठीक है, मैं इतना हूँ तो फिर मुझे सन का बहुत ज़्यादा ग्रेविटी फील होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो फिर सन का जो ग्रेविटी है मुझे कम फील होगा। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो फिर उसने सोचा होगा कि अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाए तो फिर ग्रेविटी का फोर्स होगा नीचे, और अगर ये जो मास है इसको जो है ना बढ़ाती जाए तो फिर इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होगा ऊपर। तो फिर उसने कुछ ऐसा रिलेशन बनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो सिंबल है आप इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, एंड ये जो है इनडायरेक्ट, ये जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिंबल है। ये जो है ना मेरा सिंबल है, तो फिर तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। तो फिर अब आपको देखो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी है ना। मैंने क्या बोला था आपको, अगर जो है ना ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर आपको मल्टीप्लाई पे लाना है इन दोनों को। देखो ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये जो आर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर ये कुछ ऐसे आएगा, मेरे पास यहाँ पे पेपर कम है तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ F इक्वल्स, अब जो है ना एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को मैं कैपिटल G से डिनोट करता हूँ। एंड जो है ना ये देखो इसको जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर m1 m2 लिख दिया। एंड ये जो r है ये जो है ना r जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। न्यूटन ने ये फॉर्मूला बना तो दिया था लेकिन वो इस g का वैल्यू नहीं जानता था, इसलिए वो अपने खुद के फॉर्मूला को कभी यूज़ ही नहीं कर पाया। उसके मरने के कुछ सेंचुरीज़ के बाद जो है ना हमने इस g के वैल्यू को मेजर किया एंड फिर इसको फॉर्मूले को यूज़ करने लगे। अब ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो g की वैल्यू है इसको हमने कैसे मेजर किया था। अगर जो है ना अगर आप कुछ ऐसे करो, अगर आपको कुछ क्लास 8 की मैथ्स आती है तो फिर आपको जो है ना रीअरेंज करना आता होगा। जी को जो है ना आप कुछ ऐसे लिख सकते हो F/m1 m2 बाय r, ठीक है, आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। अब जी को जो है ना फाइंड करने के लिए आपको जो है ना बस फोर्स की वैल्यू, दोनों मासेस की वैल्यू एंड जो r है, अरे ये r² है, ठीक है, r की वैल्यू इन दोनों को डालना है, ठीक है, इन तीनों को डालना है, फिर आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। फोर्स को जो है ना आप किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर सकते हो, इसको जो है ना आप अपने वेटिंग मशीन से मेजर कर सकते हो, और इसको जो है ना आप अपने कुछ ऐसे दिखने वाले स्केल के साथ मेजर कर सकते हो। सब कुछ जो मेजर करने के बाद आपको बस यहाँ पे डालना है एंड आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। एंड जी की वैल्यू जो है ना बहुत छोटी है एंड मुझे याद भी नहीं है कि जी की वैल्यू क्या है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत तो नहीं लगी लेकिन बस कर देना, ठीक है, मुझे लाइक बहुत पसंद है। बाय।